दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज का जो हमारा प्रेमिक्स है पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा। 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड। लास्ट वीक हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बट सिंस आपका बड़ा टॉपिक है पार्लियामेंट तो 10 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रेमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि जब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर उन्होंने ओथ नहीं ली है, वो वोट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाउस की प्रोसीडिंग्स में। एक मैक्सिमम पीरियड यहाँ पर रखा गया है 15 दिन का, ड्यूरिंग विच ही हैज टू टेक द ओथ। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा हैं, वो प्रिसाइड कर सकते हैं ओवर द हाउस जब आपका ऑफिस ऑफ स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर वहां पर वेकेंट रहेगा। तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर एक तो बात हो रही है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में और दूसरी बात हो रही है लोकसभा स्पीकर की सीट के बारे में। तो बेसिकली जो ओथ की बात यहां पर रखी गई है, तो ओथ में क्या रहता है कि जिस मेंबर ने ओथ नहीं ली हो, उन्हें बिल्कुल भी किसी भी प्रोसीडिंग में ना पार्टिसिपेट किया देना जाता है, ना ही वो वोट कर सकते हैं। 15 दिन का कुछ भी यहाँ पर आपका पीरियड नहीं रखा गया है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात हो रही है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। किस तरीके से इनकरेक्ट है अभी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क करते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिस से अगर हम बात देखें कि जो बात रखी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, कि जो आप कोई भी मेंबर रहेगा किसी भी हाउस का, तो उन्हें अपनी सीट लेने से पहले वहां पर ओथ लेनी जरूरी है। तो उस ओथ में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लिया जाता है किसी भी ओथ से रिलेटेड कि बताइए कौन सी पोस्ट की आपकी ऐसी ओथ है जहां पर बात रखी गई है टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो वहां पर आप बता सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आपकी ओथ में इंक्लूड किया गया है। ठीक है जी। तो ओथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। साथ के साथ अगर कोई भी ऐसा आपका मेंबर रहेगा, जब तक वो वहां पर आपकी ओथ नहीं ले सकते, तब तक जो भी उनके प्रिविलेजेस हैं, इम्यूनिटीज हैं, वोटिंग है या फिर पार्टिसिपेशन है उनका प्रोसीडिंग्स में, किसी में भी वो वहां पर हिस्सा नहीं ले सकते जब तक उनकी ओथ वहां पर नहीं होगी। ठीक है जी। उसके अलावा बात हो रही थी वहां पर कि अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो 2 सिनेरियोज यहां पर दिए गए हैं। पहला केस क्या है, पहले केस में बात रखी गई है कि अगर वो एब्सेंट हैं, कि वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो वो आपके जो मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा है, वहां से आपका कोई ना कोई एक मेंबर वहां पर उनकी जो ड्यूटीज है उन्हें वो फुलफिल कर सकता है। सेकंड कंडीशन क्या है यहां पर, कि अगर सीट आपकी वेकेंट है, तो यहां पर क्या रहेगा कि कोई भी आपका वहां पर मेंबर अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा, और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन वहां पर किए जाएंगे। आपके वहां पर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो आपके लोकसभा हैं, उन्हें वहां पर कहा जाएगा कि अब आप चूज कीजिए आपका अगला स्पीकर कौन रहेगा। ठीक है जी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी यहां पर जरूरी हैं। ठीक है जी। तो वहीं आपको स्टेटमेंट में वेकेंट के बारे में कहा गया था, एब्सेंट हो तो आपका जो उनका पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा है, वहां से कोई मेंबर आ सकता है, वो ड्यूटीज वहां पर उनकी फुलफिल कर सकता है। बट अगर वेकेंट है तो वहां पर आपके प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं कोई भी मेंबर। ठीक है जी। वही चीज आपको यहां पर भी समझाई गई है कि अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा जब आपके स्पीकर नॉमिनेट करते हैं अमंग्स द मेंबर्स अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्संस। ठीक है जी। तो कोई भी उनकी जगह वहां पर प्रिसाइड कर सकता है ओवर द हाउस इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, या फिर जब डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होंगे। ठीक है जी। और सेम पावर्स वहां पर रहेंगी जितने समय तक वो वहां पर बेसिकली उस गद्दी को वहां पर संभालेंगे, उस चेयर को वहां पर संभालेंगे। वही चीज आपको अगर एब्सेंट रहेंगे तो उसकी भी चीज जो डिटेल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेशन में मेंशन की जा चुकी हैं, जो कि हमारी पीडीएफ में कंपाइल्ड रहेंगी। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब आपको पता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो आपका बिल भी वहां पर लैप्स हो जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं अंडर विच द बिल डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो यहां पर अब आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, 3 कंडीशंस हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं कि ऑल पेंडिंग एश्योरेंसेज दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका बिल रहेगा पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। थर्ड में कह रहे हैं यहां पर जो आपके प्रेसिडेंट ने अगर नोटिफाई किया है होल्डिंग ऑफ अ जॉइंट सिटिंग ऑन अ बिल, जो कि आपका दोनों हाउसेस द्वारा पास नहीं किया गया है ड्यू टू डिसएग्रीमेंट। ठीक है जी। तो ये अब आपको 3 कंडीशंस दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी कंडीशन में अगर आपकी इन 3 कंडीशंस के बाद आपका वहां पर लोकसभा आपका डिसॉल्व हो जाती है तो किस में आपके बिल लैप्स नहीं करेंगे। करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को भी।
तो बेसिकली यहां पर आपकी तीनों की तीनों कंडीशंस बिल्कुल करेक्ट हैं। तो कुछ भी इस तरीके के बिल्स या फिर जो पेंडिंग एश्योरेंसेज रहेंगे जो कि आपकी कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज ने अभी एग्जामिन करने हैं, तो वो आपके डिसॉल्व नहीं होंगे, वो आपके वहां पर लैप्स नहीं करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा जो बाकी दो कंडीशंस भी आपको बताई गई हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं बेसिक सी बात यहां पर कि जब आपकी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो जितना भी बिजनेस रहता है आपका, बिल्स, मोशन, रेजोल्यूशंस, नोटिसेस, पेटिशंस, वो सभी जो भी पेंडिंग होती हैं और या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी कमेटी रहेगी वहां पर लैप्स हो जाती है, ठीक है जी। बट आपके कुछ ऐसे पेंडिंग बिल्स रहते हैं या फिर जितनी भी आपकी पेंडिंग एश्योरेंसेज रहेंगी दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज, वो आपकी वहां पर लैप्स नहीं करेंगी ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है जी। तो कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर आपके इस तरीके का बिल आपका लैप्स कर सकता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि पहली बात अगर हम देखें कि जो भी आपका पेंडिंग बिल रहेगा जो कि बेसिकली लोकसभा में पेंडिंग है तो वो आपका लैप्स कर जाएगा। अब वो चाहे लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ हो या फिर आपका राज्यसभा द्वारा वहां पर ट्रांसमिट किया गया हो, ठीक है जी। उसके अलावा दूसरा क्या कंडीशन है कि जो भी बिल आपका लोकसभा द्वारा पास किया गया है बट राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो भी बिल जब आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो वो भी बिल वहां पर लैप्स कर जाएगा। फिर उसके बाद कंडीशंस कौन सी आती हैं जो कि क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया था कि अंडर विच द बिल डज नॉट लैप्स। एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ आपके ऐसे पेंडिंग बिल्स या फिर जो पेंडिंग एश्योरेंसेज हैं जो कि कमेटी के पास रहेंगी वो तो रहेंगे ही। उसके अलावा कौन सी कंडीशंस हैं, जो भी आपका बिल पेंडिंग है इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। फिर उसके अलावा कि अगर कोई आपका ऐसा बिल है दैट हैज नॉट पास्ड बाय द टू हाउसेस की किसी प्रकार का डिसएग्रीमेंट वहां रहा है, ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट ने वहां पर नोटिफाई कर दी है और उसके बाद आपकी लोकसभा वहां पर डिसॉल्व हो जाए तो उस तरीके का बिल भी आपका लैप्स नहीं करेगा। फिर उसके बाद बात क्या आती है कि कोई भी अगर ऐसा बिल रहेगा दैट हैज बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस बट वो अभी प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए पेंडिंग है तो वो भी वहां पर लैप्स नहीं करेगा, ठीक है जी। उसके अलावा अगर कोई ऐसा बिल है दैट हैज बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस बट वो रिटर्न किया जा चुका है बाय द प्रेसिडेंट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस तो वो भी आपका वहां पर लैप्स नहीं करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी हैं अंडर विच जो आपका बिल रहेगा वो लैप्स नहीं करेगा जब आपकी लोकसभा वहां पर डिसॉल्व कर जाएगी, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। चार कोड्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या बात हो रही है, कौन सी कमेटी के बारे में, ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट, कि इसमें आपके 15 मेंबर्स रहते हैं जिसमें से 10 मेंबर्स आपके लोकसभा के रहते हैं और 5 मेंबर्स राज्यसभा के। सेकंड में कह रहे हैं जो एथिक्स कमेटी थी राज्यसभा और लोकसभा के लिए 1997 में उनकी स्थापना की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन की गई थी। थर्ड में कह रहे हैं कि रूल्स फॉर द रेगुलेटिंग किस चीज के लिए, कि जो पेमेंट ऑफ सैलरी होनी है, अलाउंसेस होने हैं या फिर जो पेंशन है आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए वो आपके हाउस कमेटी द्वारा वहां पर फ्रेम किए जाते हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है जहां पर ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट की कंपोजिशन के बारे में बात की गई है सिर्फ वही आपकी यहां पर करेक्ट है। राज्यसभा के लिए जो एथिक्स कमेटी थी 1997 में फॉर्म की गई थी, वहां पर स्थापना की गई थी, बट लोकसभा की आपकी उसके बाद की गई थी, ठीक है जी। उसके अलावा जो आपकी ये हाउस कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है इस तरीके की जितनी भी पेमेंट होनी है सैलरी अलाउंसेस या फिर पेंशन की, कि उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं कि वो वहां पर उसे रेगुलेट करेंगे, उनके द्वारा वो रूल्स वहां पर नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है जी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली करेक्ट है, उसी के आधार पर आपकी यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस कर लेते हैं, पहली बात कर लेते हैं एथिक्स कमेटी के बारे में। राज्यसभा के लिए 1997 और लोकसभा के लिए 2000 में की गई थी। बेसिक सी बात करें जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट रहता है उसे एनफोर्स करता है ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। साथ साथ किसी प्रकार का मिसकंडक्ट होगा तो उसमें अप्रोप्रिएट एक्शन भी ये रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। कि एक तरीके से जो आपका डिसिप्लिन और डेकोरम रहना चाहिए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, तो बेसिकली वही मेंटेन करने का इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो रिसेंटली ही आपने केस सुना होगा जिसमें आपके 12 ऑपोजिशन एमपीज आपके सस्पेंड कर दिए गए थे फ्रॉम द राज्यसभा फॉर द एलिज्ड अनरूली बिहेवियर इन द मॉनसून सेशन। तो बेसिकली वहां पर अब ऑप्शन थी वहां पर उनके पास, ठीक है जी, वहां पे चेयरमैन के पास ऑप्शन थी राज्यसभा की कि क्या वो केस एथिक्स कमेटी को दिया जाए, बट वहां पर उन्होंने क्या किया कि बेसिकली अंडर रूल 256 जो कि आपके मेंबर्स ऑफ द सस्पेंशन कि उनकी सस्पेंशन से रिलेटेड जो कि डील करता है, जो कि राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में मेंशन्ड है, उसके तहत वहां पर आपका सस्पेंशन वो अनाउंस किया गया था, ठीक है जी। तो यहां पर उनके पास ऑप्शन थी कि एथिक्स कमेटी भी बिठा सकते थे कि हाँ जी यहां पर जज कीजिए, बट उन्होंने डायरेक्टली वो रूल को वहां पर स्टेट करते हुए
उसी के तहत वहां पर सस्पेंशन ऑर्डर्स दे दिए। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पॉइंट भी पता होना। उसके अलावा ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात हो रही थी कि जो भी आपकी इस तरीके की बॉडीज रहती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स द्वारा वहां पर आपकी स्थापित की जाती हैं, उनकी जो कमेटीज रहेंगी या कोई भी बॉडी रहेगी, तो उनकी क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है जी, किस तरीके का करेक्टर है उनका, कि क्या उसमें जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या ऑफिस वहां पर होल्ड कर रहे हैं, क्या वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा या नहीं। तो बेसिकली उस पूरी चीज को एग्जामिन करते हैं। कंपोजिशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आती है आपकी ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, जो कि बेसिकली क्या रोल है इनका, कि जो भी रूल्स रहेंगे जिसके चलते पेमेंट की जाएगी उनकी सैलरी के अलाउंसेस या फिर पेंशन की मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे तो वो इस पर्टिकुलर कमेटी, ज्वाइंट कमेटी द्वारा यहाँ पर फॉर्मुलेट किए जाएंगे। ठीक है जी, तो बेसिक इंफॉर्मेशन इन सभी कमेटीज के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी से रिलेटेड अब आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, फोर्थ आपकी नॉन ऑफ द अबव है। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि टोटल आपकी 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज हैं। सेकंड में कह रहे हैं कि अगर कोई मिनिस्टर है जो बेसिकली वो एलिजिबल नहीं है कि उन्हें नॉमिनेट किया जा सके एज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटीज। और थर्ड में कह रहे हैं, बिल्कुल फैक्चुअल नेचर की बात रखी गई है, कि जो आपकी कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, वो राज्यसभा के अंडर वहां पर काम करती है। अगर आपको लगता है इन तीनों में से कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो बताइए, नहीं तो आपकी यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज तो बेसिकली 24 हैं टोटल, जिसमें से कुछ आपकी लोकसभा के अंडर रहती हैं, कुछ आपकी राज्यसभा के अंडर रहती हैं। और जो यहां पर बात की गई है कि कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, वो आपकी राज्यसभा के अंडर ही काम करती हैं। और उसी के चलते किसी भी मिनिस्टर को वहां पर नॉमिनेट नहीं किया जा सकता एज अ मेंबर ऑफ एनी स्टैंडिंग कमेटी। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, तो यहां पर आपकी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुई। तो बेसिक से अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में, तो बेसिकली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रूल्स कमेटी ऑफ द लोकसभा आपकी 17 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज की स्थापना की गई थी पार्लियामेंट में 1993 में। फिर 2004 में आपकी 7 और ऐसी कमेटीज का सेटअप किया गया, जिसके चलते ये आपके 24 होगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है, ठीक है जी, कि जो एग्जीक्यूटिव है हमारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी देखनी है टू द पार्लियामेंट, एंड पर्टिकुलरली जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, तो उसे ही यहां पर ये जज करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ही इनका यही है कि उस अकाउंटेबिलिटी को सिक्योर करके रखना है। तो उसी के चलते आपकी ये कमेटी स्थापित की गई है, जिनमें से अगर कंपोजिशन के बारे में हमने बात की कि हर एक जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है इस तरीके की 31 मेंबर्स रहेंगे, 21 जिसके लोकसभा, 10 आपके राज्यसभा से रहेंगे। जो मेंबर्स रहेंगे लोकसभा के नॉमिनेट किए जाएंगे स्पीकर द्वारा, उन्हीं के मेंबर्स द्वारा, और जो राज्यसभा के रहेंगे वो वहां के चेयरमैन द्वारा किए जाएंगे। ठीक है जी, कोई भी मिनिस्टर यहां पर आपका एलिजिबल नहीं रहेगा। और जो अभी आपकी 24 स्टैंडिंग कमेटीज हैं उसमें से 8 आपकी राज्यसभा के अंडर काम करती हैं एंड 16 आपकी लोकसभा के अंडर वहां पर काम करती हैं। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड जितना भी एक टेबल है जो कि आपके लक्ष्मीकांत में भी प्रोवाइडेड है कि कौन कौन सी कमेटीज राज्यसभा के अंडर आती हैं और कौन कौन सी कमेटीज आपकी लोकसभा के अंडर आती हैं, तो जाके एक बार अच्छे से एक बार उसे देख लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको बन सकता है। बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर, जहां पर बहुत ही फैक्चुअल चीज आपसे पूछी गई है कि इनमें से कौन आपके एक्ट करते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ठीक है जी, तो 4 ऑप्शन दी गई हैं, क्या वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैं, या फिर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हैं, या फिर वो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो आप यहां पर डी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, तो यहां पर जो प्रेसिडेंट आपके एक्ट करते हैं वो हैं हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है जी, तो बेसिक सी बात कर लेते हैं क्या है आपका इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो बेसिकली आपका 1949 में पर्सुएंस ऑफ द मोशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनके द्वारा यहां पर ये आपकी एक ऑटोनॉमस बॉडी यहां पर स्थापित की गई थी। ठीक है जी, तो मेंबरशिप तो बेसिकली जितने भी हमारे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनके लिए ओपन है, साथ के साथ एसोसिएट मेंबर्स भी बन सकते हैं जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट यहां पर रहे हैं। ठीक है जी, तो बट जो एसोसिएट मेंबर्स रहेंगे तो काफी लिमिटेड राइट्स रहेंगे कि अगर वो कहीं ट्रेवल कर रहे हैं पर्टिकुलरली किसी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के काम के लिए, तो उन्हें वहां पर उस तरह की कॉम्पनसेशन वहां पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है जी, काफी लिमिटेड राइट्स यहां पर रहेंगे। कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहेंगे एक्स ऑफिशियो आपके प्रेसिडेंट रहेंगे इस ग्रुप के, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और जो आपके डेप्यूटी चेयरमैन रहेंगे राज्यसभा के वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स रहेंगे, और जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के तो बेसिकली वो आपके एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल रहेंगे ग्रुप के। ठीक है जी, तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आज के जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आई होप आपने अच्छे से परफॉर्म किया हो। जो भी आपका
आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। देखिए पार्लियामेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें कि लक्ष्मीकांत तो आपका एक सोर्स है ही, बट साथ के साथ जो दोनों लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट्स हैं उनको भी जाके थोड़ा देखिए क्या रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, वहां पर एक हल्की सी नजर रहे तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो वहां पर हम एक अच्छा अटेम्प्ट तो जरूर दे सकते हैं। ठीक है जी, वहीं बात करें कल के टॉपिक के बारे में, इकोनॉमी का आपका सेशन रहेगा जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे, थोड़ा प्रिपेयर करके आइएगा। ठीक है जी, ताकि आप अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।